हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग को डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। हम लोगों ने प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस कर लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो आज हम लोग डायरेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। टुडे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिंग को कर रहे हैं। जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट होगा आप लोगों का ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। तो डायरेक्टिंग से क्या समझते हैं आप लोग, है कि नहीं, कि डायरेक्शन देना। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे आकर कि डायरेक्शन देना, कि अगर अब जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सही तरीके का डायरेक्शन अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि आप अपने कंपनी के गोल को बहुत जल्दी तरीके से अचीव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बात आज इसका फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट आते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग रहता है। एक होता है सुपरविजन होता है, ठीक है, कि सुपरविजन करना होता है। एक होता है मोटिवेशन होता है कि नहीं, एक मोटिवेशन। चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है। 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा जो है वो आपको लीडरशिप देखने को मिलेगा। क्या है, लीडरशिप। और जो चौथा है वो कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इस 4 एलिमेंट से, ठीक है, कम्युनिकेशन। क्लियर। तो ये चारों एलिमेंट को हम लोग एक एक कर देखेंगे। इसके पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से, उसके बाद फिर एक एक कर हम लोग समझेंगे। क्लियर। अब आते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना यहाँ पर क्या है, तो डायरेक्टिंग का मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स भी आ जाता है उसमें। फिर प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, कि सुपरविजन का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी देखा जाएगा थोड़ा सा। फिर फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या है, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन का, उसको भी देखेंगे। फिर मोटिवेशन के प्रोसेस को जानेंगे। फिर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन में, क्योंकि ये मोटिवेशन का पार्ट है। इसने 5 एक तरीके से हायरार्की दिया गया था मास्लो के द्वारा, जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल और FW टेलर जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, सेम उसी तरीके से मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, उन्होंने बोला कि 5 नीड्स जो होता है वो जरूरी होता है कोई भी इंसान को मोटिवेट रखने के लिए। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, लीडरशिप पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सारा जो चैप्टर होगा वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। आज हम लोग यहाँ तक देखने की कोशिश करेंगे कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। कल जो होगा वो हम लोग लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। आगे आते हैं। सबसे पहले कि डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब जैसे मैंने बोला डायरेक्शन से है कि नहीं, कि कोई भी मैनेजर जो है वो किस तरीके से अपने जो सबऑर्डिनेट को है वो दिशा और निर्देश देता है, मतलब जो बताता है या डायरेक्शन देता है, उसी से पता चलता है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो डायरेक्टिंग क्या है, कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है, एंड टेक्निक्स है टू यूटिलाइज इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, ताकि आप इंस्ट्रक्ट कर पाओ, एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशन आर कैरिड ऑन एन ओरिजिनल प्लान्ड मैनर। आप कुछ प्लान करके रखते हो, है कि नहीं, तो जो प्लान्ड होता है वो सही तरीके से चल सके, इसके लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना होता है सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो जो प्लान आपने सोचा है उसी प्लान को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोग मतलब मेहनत करें। क्लियर। तो इसमें फीचर्स क्या होता है, फीचर्स में सबसे पहले बोला गया इनिशिएट एक्शन। ये क्या करता है, एक्शन को इनिशिएट करता है, मतलब एक्शन को एक तरीके से स्टार्ट करने का काम जो है वो आपको कौन करेगा, डायरेक्टिंग करता है, ठीक है। फिर दूसरा ऑल परवेसिव इन नेचर। परवेसिव इन नेचर का मतलब होता है, मैंने बताया है आप लोगों को बार बार, कि परवेसिव इन नेचर और कंटिन्यूअस इन प्रोसेस, चाहे कोई भी फीचर्स आ जाए, मतलब कोई भी फीचर्स आ जाए, चाहे फीचर्स ऑफ प्लानिंग आ जाए, ऑर्गेनाइजिंग आ जाए, स्टाफिंग आ जाए, डायरेक्टिंग आ जाए, कंट्रोलिंग आ जाए, सब में ये दोनों लिख सकते हैं। तो परवेसिव इन नेचर मतलब होता है कि ये जो फीचर्स है, मतलब जो डायरेक्शन होता है वो, चाहे वो आप टॉप लेवल हो, चाहे वो आप मिडिल लेवल हो, चाहे वो आप लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, ठीक है, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब तीनों को डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, चाहे वो आपस में दें एक दूसरे को दें, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप अपने सबऑर्डिनेट जो आपके नीचे जो काम कर रहा है आप उसको एक बार डायरेक्शन दे दिए उसके बाद आपने छोड़ दिया, वैसा नहीं होता, हर बार आपको बतलाना पड़ता है उसको। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जनरली जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो मतलब बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो टॉप के लोग, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देती है, और सुनते कौन है, जो मिडिल लेवल होगा या फिर लोअर लेवल, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल किसको बताएगा, लोअर लेवल को बताएगा। क्लियर।
तो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डील्स विद द पीपल, इसमें क्या करते हैं डायरेक्शन में, अब हम लोग मशीन को डायरेक्शन तो देंगे नहीं, है कि नहीं, तो हम लोग ह्यूमंस जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देंगे ताकि वो गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है कि डायरेक्शन क्यों देना चाहिए कोई भी मैनेजमेंट के तहत, कोई भी अगर कंपनी में क्यों डायरेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। देखो डायरेक्शन से क्या होता है, जैसे एक टीचर होता है, टीचर क्या करता है स्टूडेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि भाई आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपका हो सकता है कि मार्क्स जो है वो अच्छा है, ठीक है। तो एक तरीके से एक जो डायरेक्शन में मैनेजर होता है वो भी सबऑर्डिनेट को एक तरीके से पाथ दिखाता है, इंस्ट्रक्ट करता है सही समय पर कि आप कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए, ये वाला रास्ता चुनना चाहिए कि ये रास्ता, कि ये रास्ता, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से इस इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन करता है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेट अ ग्रुप एक्टिविटी। अब डायरेक्टिंग एक आदमी से मतलब पूरा नहीं हो सकता है, सारे लोगों साथ में मिलकर काम करेंगे तभी वो डायरेक्टिंग जो होगा एक तरीके से इंटीग्रेट हो पाएगा। तीसरा जो है अटेम्प्ट्स टू गेट अ मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदे से कितना ज़्यादा हम काम निकलवा पाएँ, कि कितना वो सही तरीके से काम कर पाए। डायरेक्शन हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, कि अगर कोई भी चेंजेस आ गया, मतलब कोई भी चीज़ अगर चेंज करना है या फिर कोई भी सिचुएशन आ गया जिसमें आप अपने तरीका को चेंज करना है तो वो आराम से डायरेक्शन के थ्रू चेंज करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन क्या करता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस। क्यों, क्योंकि आप अगर सही तरीके से डायरेक्शन दोगे तो आपकी कंपनी स्टेबल रहेगी ही रहेगी, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज एन आर्ट। क्या बोला गया कि अगर कोई भी डायरेक्शन अगर सही तरीके से कर रहा है तो वो एक आर्ट के तरीके से काम करेगा। दैट अ सुपीरियर कैन लर्न थ्रू अ प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि डायरेक्शन तभी कोई बंदा देता है कि वो एक सुपीरियर है, वो सही तरीके से काम कर रखा है उसने, है कि नहीं, तो अपने सबऑर्डिनेट को तभी वो बताता है या फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जब उसे सारी चीज़ें आती हैं या फिर एक तरीके से वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है। तो उससे क्या किया जा सकता है कि वो प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाए, हार्मनी कैसे, मतलब एक बोला जाए कि शांति कैसे बनाए कर रखा जाए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ डायरेक्शन टेक्निक, ठीक है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन और जो स्ट्रैटेजिक जो यूज ऑफ जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक जो यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो स्ट्रैटेजिक जो यूज होता है वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है कि एक तरीके से आपको क्या पता चलता है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सही तरीके से कैसे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल एक तरीके से ग्रुप बना सकते हैं अंदर, तो उनको स्ट्रैटेजिक यूज कैसे किया जा सकता है, इफेक्टिव लीडरशिप कैसे यहाँ पर निकल के आता है। दे आर द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला है सुपरविजन, उसके बाद है मोटिवेशन, उसके बाद है लीडरशिप, उसके बाद है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ, एक तरीके से कि आप देख रहे हो कि कौन सा बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कैसे काम कर रहा है वो कौन देख रहा है भाई, एक तरीके से मिडिल लेवल। मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं वो कौन देख रहा है भाई, एक तरीके से आपका अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स वगैरह है कि नहीं। तो पहली बात तो सुपरविजन आपको रखना पड़ेगा कि कौन बंदा कैसे किस तरीके से काम कर रहा है या कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा है मोटिवेशन। अगर जो मान लो कि अगर डिपार्टमेंट है सेल्स टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो बैठाकर एक प्लान के थ्रू, है कि नहीं। तो एक तरीके से क्या है कि मोटिवेशन एक की रोल प्रोवाइड कराता है ताकि एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो और एक सही तरीके से काम कर पाए। फिर लीडरशिप दिखाना होता है मोटिवेशन के बाद कि किस तरीके से एक लीडर जो होता है या मैनेजर जो होता है जो पूरी टीम को लीड करके जा रहा है वो किस तरीके से लीड करे, कौन कौन सी बातें किस तरीके से रखे ताकि वो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो और भी शानदार तरीके से काम कर पाए। उसके बाद कम्युनिकेशन, तो ये 4 एलिमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन मतलब जो आपस में लोगों से किस तरीके से बात करें, कौन से लैंग्वेज से बात करें, ज़्यादा तू तड़ाक ना करें, है कि नहीं, बहुत बार होता है, एक फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करें ताकि जो एक डायरेक्शन है वो सही तरीके का प्रोवाइड हो पाए। तो ये बोला कि 4 चीज़ों से मिलकर एक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मिलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 चीज़ों से
मिलकर जो है वो बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? द टर्म सुपरविजन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, सुपर एंड विजन, है कि नहीं? दो वर्ड से मिला हुआ है। ठीक है, एक होता है सुपर, एक विजन। सुपर मीन्स ओवर और विजन मीन्स सीइंग। तो किसी को अगर किसी पर नजर रख रहे हैं, जैसे ये बंदा काम कर रहा है, इस पर ये नजर रख रहा है, तो किसी के ऊपर अगर आप नजर बनाए रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरविजन। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। इंपॉर्टेंस क्या बढ़ जाता है भाई इसका? पहला कि इंटरपर्सनल वर्क, जो कांटेक्ट विथ इंटरपर्सनल कांटेक्ट विथ वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स के बीच में रहता है वो इंटरपर्सनल, आपस में जो वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजर्स रहते हैं उसमें एक तरीके से कांटेक्ट होता है, या फिर बोला जाए कि जो वर्कर्स रहते हैं अपने आपस में कांटेक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग आपस में गपियाने में लग जाएं, है कि नहीं, काम ना करें, इसलिए सुपरविजन जरूरी है। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सुपरविजन जरूरी है। हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो काम चोरी करते हैं, ठीक है, तो उनकी वर्क को इंप्रूव कराने के लिए एक तरीके से सुपरविजन जरूरी है। इन्फ्लुएंस करने के लिए, वर्कर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे बहुत सारे सुपरविजन किया हमने कि भाई इसमें मान लो कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, अब 4 लोग में ये बंदा सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वर्कर्स को। वर्कर को क्या किया जाएगा? इन्फ्लुएंस किया जाएगा ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो और सारे जितने भी बचे हुए हैं, लिंक बिटवीन वर्कर्स और मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक लिंक होना चाहिए। वो लिंक किसके थ्रू बनता है? सुपरविजन के थ्रू बनता है। प्रमोट अ ग्रुप यूनिटी, और इसमें जितने भी ग्रुप के लोग या जितने ग्रुप ऑफ द वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से यूनाइट करने के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है सुपरविजन के थ्रू। प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग और टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि सही तरीके से हम लोगों को वो काम करके दे जो हमने सोचा है। फिर प्रोवाइड अ फीडबैक, फिर फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से काम चल रहा है भाई, कैसे काम चल रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें जो है वो रोल ऑफ सुपरविजन रहता है, जिसके थ्रू जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइज करके चलती है। ठीक है, खास करके कौन? मिडिल लेवल को, और लोअर लेवल को सुपरवाइज कौन करती है? जो मिडिल लेवल होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा सुपरविजन। अब आते हैं कि मोटिवेशन, मोटिवेशन भी एक पार्ट है किसका? एलिमेंट है किसका? डायरेक्टिंग का। तो मोटिवेशन तो आप जान रहे होंगे, किसी भी बंदे को अगर पहले से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए आप उत्साहित कर सको, या उसको एक ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए उसको मोटिवेट कर पाओ, तो दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। द प्रोसेस टू स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल एट अ वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, है कि नहीं, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि आप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो लोग होते हैं उनको आप उत्साहित करते हो या इंस्पायर करते हो ताकि वो कंट्रीब्यूट करें अपना बेस्ट, ठीक है, बेस्ट कैपेबिलिटी से, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको अचीव किया जा सके समय सीमा तक। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या होता है? मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन, अब कोई बंदा इसको मोटिवेट कर रहा है पर्टिकुलर बंदे को, तो ये मोटिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, वो काम करने के बाद ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है, दूसरा जो होता है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या होता है? गोल से रिलेटेड जो डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है उसको साथ में लेकर चलता है। ठीक है, तो जो अगर कोई बोलेगा कि मोटिवेशन क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। मोटिवेशन कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? फिर 4 आते हैं कि मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और लास्टली क्या है? एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि भाई हर एक बंदा हर एक नेचर का होता है, तो सबको मोटिवेट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, आगे अगर देखा जाए फीचर्स ऑफ मोटिवेशन हो गया। अब आगे देखा जाए कि प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। किसी भी बंदे को अगर आपको मोटिवेट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो पहला क्या बोला गया कि अनसेटिस्फाइड नीड्स, कि अगर जो सेटिस्फैक्शन जो नीड्स है, मतलब हो सकता है कि उसके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो नीड्स टू अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। द प्रोसेस इज ऑलवेज बिगिन व्हेन द पर्सन फील्स दैट देयर इज सम अनसेटिस्फाइड नीड्स इन हिम। अगर मान लो कि कोई पर्सन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसका जीवन चल रहा है, उसको मोटिवेशन की क्या जरूरत है कि नहीं? तो सबसे पहले अगर उस पर्सन में कोई अनसेटिस्फाइड नीड्स है तो उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत हो सकती है। टेंशन हो, अगर उस बंदे को क्या हो, बहुत सारा टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो उसको एक तरीके से मोटिवेशन की जरूरत है। ड्राइव, अगर उस बंदे को थोड़ा सा पुश करना है कोई भी काम को पूरा करने के लिए, तब मोटिवेशन कर सकते हो। कोई भी बिहेवियर को अगर सर्च कर रहे हैं, तो क्रिएट अ ड्राइव इन सच द डिफरेंट वेज एंड ऑल्टरनेटिव
टू रिलीव टेंशन। क्या कि अगर ये काम नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो ताकि आपका जो काम है सही तरीके से हो पाए, मतलब अलग अलग हथकंडे अपनाना ताकि काम को पूरा कर सके। अगर ये चीज़ को ढूंढ रहा है तो उसको मोटिवेशन कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, अलग अलग तरीका अपनाओ। सेटिस्फाइड नीड्स, मतलब आफ्टर सर्चिंग अ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा अपना नीड और उससे क्या होगा, उसका टेंशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है मोटिवेशन का प्रोसेस कि अनसेटिस्फाइड नीड्स उसका जानो भाई, फिर उसके पास क्या टेंशन है, क्या ड्राइव करता है उसको, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करो, उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन कम होगा और वो बंदा मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोसेस है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मास्लो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब ये मोटिवेशन के तरीके से दिया गया था, ये किसका पार्ट है भाई, मोटिवेशन का। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि इन्होंने मोटिवेशन का 5 जो तरीका बताया था, नीड्स बताया था कि 5 तरीके से जो होता है बंदा मोटिवेट होता है। सबसे पहला जो मोटिवेशन आता है वो आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से। अगर किसी को कपड़ा घर मकान या खाना जो बोल लो, ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो उसके लिए वो मोटिवेट होगा, है कि नहीं। तो पहला क्या है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा। एक बार बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया तो वो अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरीके से कि भाई जो जॉब है उसमें सिक्योरिटी हो जाए, है कि नहीं। एक बार जब आपको फूड मिल गया, हाउस मिल गया, क्लोथ मिल गया, है कि नहीं, हाउस मिल गया, क्लोथ मिल गया, तो ये सब आपका पेट भर गया, तो आप देखोगे कि अब किस तरीके से पैसा बचाया जाए, सिक्योरिटी। उसके बाद क्या होगा कि एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स। उसके बाद आप सोशल नीड्स के तरफ भागोगे, मतलब फ्रेंडशिप वगैरह शुरू करोगे, है कि नहीं, मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाओगे, कॉलिग्स वगैरह बनाओगे। तो तीसरा जो नीड होता है वो बिलोंगिंगनेस नीड्स होता है या फिर सोशल नीड्स होता है। फिर फोर्थ होता है कि आप फ्रेंड्स वगैरह बना लिए, अब फ्रेंड्स के बीच में जो इज्जत है, समाज में जो इज्जत है, तो इज्जत को बनाने के लिए स्टीम जो है वो स्टीम नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, फोर्थ। फिर 5 में होता है एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि आप अपने फील्ड में, मान लो कि जो विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेट में, तो क्रिकेट में अपने आप को सबसे ऊपर वो करना चाह रहा है कि नहीं, या फिर हो भी गया है। तो एक तरीके से जो है अपने फील्ड में किस तरीके से बढ़ा जाए, अपने फील्ड में सबसे टॉप पोजीशन पर कैसे पहुंचा जाए, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये सबसे ऊपर होता है। तो सबसे पहला बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ भी बोला गया कि पहले भूख होता है भाई, है कि नहीं, अगर कोई साइकोलॉजिकल नीड्स है तो पहले भूख को पूरा करता है, फिर इनकम को स्टेबल करता है, फिर फ्रेंडशिप बनाता है, फिर स्टेटस किससे आता है, स्टीम नीड्स से। उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट की अपने आपको एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने उस पोजीशन पर सबसे आगे पहुंचते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट कैसे होता है भाई, अचीवमेंट ऑफ गोल, कि आपने जो गोल पूरा करा था। स्टेटस किससे आता है भाई, जॉब टाइटल से आता है, आप सीए हो, आप कुछ भी हो। फ्रेंडशिप क्या आता है, कॉर्डिनल रिलेशन विद कॉलिग्स के साथ कैसा रिलेशन है। पेंशन जो प्लान है वो किस तरीके से बना रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इनकम कितना है आपका। बेसिक सैलरी वो पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द थ्योरी को पता लगाया जा सकता है। क्लियर। अब एक एक कर देखते हैं थोड़ा सा बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। दीज नीड्स आर अ बेसिक फॉर अ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। बेसिक साइकोलॉजिकल जो नीड्स होता है वो इंसान के जो भूख को या फिर थर्स्ट को या फिर शेल्टर को या स्लीप को या फिर सेक्स एटसेट्रा, ये सब सारे बेसिक नीड्स अगर पूरा हो जाते हैं तब वो फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर जाता है। तो बोला जा रहा है दीज नीड्स फॉर्म द बेस ऑफ हिरार्की। ये क्या करता है, बेस ऑफ हिरार्की बनाता है एंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। अगर बंदा किसी को भूख लगा हुआ है तो भूख से ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आफ्टर सेटिस्फाइंग द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इंडिविजुअल्स थिंक्स अबाउट अ सेफ्टी फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड अदर थ्रेट, है कि नहीं। तो बोलता है फिजिकल सिक्योरिटी क्या है भाई, मतलब अगर डेथ हो जाएगा तब क्या होगा, इंजरी होगा तब क्या होगा, इलनेस होगा, बॉडी थ्रेट हो जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग इंश्योरेंस वगैरह कराना शुरू करता है कि नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, जॉब की सिक्योरिटी क्या है भाई, वर्किंग कंडीशन कैसा है, कब तक मेरी जॉब है, कब रिटायरमेंट होगी, तो वो सब सारा सिक्योरिटी नीड्स में पूरा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सोशल एंड एफिलिएशन ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसके बाद लोग जो होता है एक बार सेफ्टी या सिक्योरिटी आ गया तब फ्रेंडशिप के बारे में, लव प्यार वगैरह ढूंढेगा। पैसा नहीं आएगा तब प्यार नहीं आएगा, है कि नहीं। तो एक तरीके से पैसा आ गया, उसके बाद प्यार आएगा, फिर दोस्ती आएगा, फिर अफेक्शन होगा, फिर सोशल इंटरेक्शन होता है ज़्यादा, मतलब वो दोस्ती वगैरह निकल के आता है जो कि समाज से जुड़ा रहता है, जो सोशली इंटरेक्ट करता है इंसान,
ठीक है। अब वो खत्म होने के बाद स्टीम, अब इज्जत के बारे में आ गया है कि नहीं। इज्जत मतलब अपना स्टेटस को बनाने का सोचता है आदमी कि भाई जो मेरा फ्रेंडशिप उसमें मेरा स्टेटस जो है मेंटेन रहे। आफ्टर सोशल नीड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टीम नीड्स इज इंपॉर्टेंट एज पर मास्लो थ्योरी। मास्लो थ्योरी के बारे में बताया गया। तो सोशल नीड्स के बाद जो है स्टीम नीड्स जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज नीड्स रिलेट अ डिजायर एंड रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स। इसमें क्या है कि अपनी जो इच्छा को कैसे पूरा करें, या फिर दूसरे हमें रिस्पेक्ट करें, स्टेटस कैसे बना रहे, अटेंशन कैसे आए, अप्रिसिएशन कैसे मिले, प्रेस्टीज इन द सोसाइटी कैसे मेंटेन रहे, उनके बारे में। फिर फिफ्थ आता है एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दिस नीड्स टू बिकमिंग व्हाट वन कैन रियली वांट्स टू बिकम। जो बंदा जो चीज़ बनना चाहता है, जैसे मान लो कि कोई सीए पोस्ट पर ज्वाइन किया, तो हो सकता है कि उस कंपनी का वो मैनेजर बनना चाहता हो, भाई उसका हाईएस्ट पोस्ट जो है वो अचीव करना, या कोई कंपनी खोलना चाहता हो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए काम करने के लिए, ताकि वो दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ नीड्स ऑफ द हायरार्की। और इसके थ्रू क्या होता है, अगर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरा हो जाता है उसके बाद आदमी थोड़ा सा अपना ठीक ठाक ही हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है उसको जीवन से। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट हो गया होगा आपका। एजम्पशंस क्या क्या है, कब काम करेगा भाई मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी। अब हर जगह तो काम करेगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ बोला गया पीपल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन द नीड्स। अब पीपल की जरूरत होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो जरूरत के अरे मेरे को कुछ भी मिल जाए हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें काम नहीं करेगा। पीपल्स हैव मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड्स। अगर उनका नीड्स पूरा नहीं हो रहा है तो वो मोटिवेटेड हो रहे हैं कि भाई मेरा ये चीज़ पूरा करना है, ये चीज़ पूरा करना है। ठीक है, एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, तभी जो होगा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी नीड्स थ्योरी जो होगा वो काम करेगा। एन इंडिविजुअल नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड गो टू द हायर। इंसान को क्या करना पड़ेगा, बेसिक से हाई पर जाना होगा, तभी वो एक तरीके से हायरार्की काम करेगा। ठीक है, एन इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। अगर उसका पुराना जो पिछला वाला नीड्स है, जैसे मान लो कि बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स अगर पूरा नहीं होगा, तब तक वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तभी जो होगा हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी जो होगा वो काम करेगा। तो सिंपल सा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था। और सारी चीज़ें जैसे कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी शानदार होगा, क्योंकि उसमें हम लोग लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग लीडरशिप हो गया, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग उसमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कि जो चौथा एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का। तो ये दोनों जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत आप लोगों को मज़ा लगा होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पर हमें हाई लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।